किसी समझदार आदमी ने कहा है कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि आप आपके सीखने के ऊपर जब भी पैसा खर्च करो, आप आपकी लर्निंग्स के लिए जब भी कोई टाइम स्पेंड करो ना, वो आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इस चीज़ के लिए मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड की चौथी वीडियो तक पहुँच गए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छी लर्निंग ले ली है। और आप जो बेसिक लोग हैं, जो एक एरिया ऑफ पीपल है ना जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आप उनसे तो ऊपर आ गए हो। म्यूचुअल फंड वाले की बात कर रहा हूँ, उनसे तो ऊपर आ गए हैं। और जो आज की ये वीडियो है ना, ये जो म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, इसको सीखने के बाद वो लोग यहाँ हैं, आप यहाँ हो, और जो प्रोफेशनल है वो यहाँ है। आपके और प्रोफेशनल के बीच जो गैप बचाना, गारंटी है कि ये गैप अब इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। तो पूरे फोकस के साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। अपन बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, बहुत स्टोरीज के थ्रू ना हर एक टर्मिनोलॉजीज को ऐसे सीखेंगे ना कि वो जीवन भर आपके काम आएगी और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और न सिर्फ म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं, आज जिस लेवल की टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग इनसे रिलेटेड लेंगे ना, वो न सिर्फ आपके छोटे मोटे पैसे के काम आएगी, छोटा मोटा 2-4 करोड़ उनके नहीं, आप चाहो ना तो म्यूचुअल फंड पूरी इंडस्ट्री में 1000-2000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओ। इस लेवल की अपन आज शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए महाकाल का नाम लीजिए और कर दीजिए क्रांति शुरू। पहला पॉइंट, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। अपना जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। किसी भी चीज को, न सिर्फ म्यूचुअल फंड में, लाइफ में भी, जब भी आपको कोई सी भी चीज शुरू करनी हो, कोई सी भी लर्निंग लेनी हो, कुछ भी करना हो ना, उसमें सबसे जो शुरुआत होती है ना, उसमें ना ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी आपका इंटेंट डिफाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आप ना इस म्यूचुअल फंड की सीरीज में ना चौथी वीडियो तक पहुंच गए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मैं ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे इतना कुछ पता चल जाए ना कि मैं अपनी सराउंडिंग से और जहां मुझे पहुंचना ना उसकी तरफ एक स्टेप में और आगे बढ़ाऊं, अपनी सराउंडिंग से मैं ऊपर आ जाऊं। ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे पास जितना भी कुछ है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितना भी कुछ मुझे पता है ना, वो मैं आपको बड़े ही प्यार से और अपनी समझदारी के हिसाब से मैं आपके साथ डिलीवर करूं। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप उस बात, हर एक बात को ध्यान से सुने और उस बात को समझे और अप्लाई करें। ये ऑब्जेक्टिव है। तो म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें पैसा कमाना है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा। पर इन डेप्थ ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कोई म्यूचुअल फंड है HDFC का, ठीक है, जिसको अपन मान लेते हैं कि राम गोपाल वर्मा नामक व्यक्ति चलाते हैं। राम गोपाल वर्मा नामक ना व्यक्ति ना बहुत समझदार हैं और बिल्कुल ना रिस्क टेकर उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो वो क्या कहेंगे कि एक म्यूचुअल फंड की ना एक शीट निकालेंगे, जिसको अपन फ्यूचर में अभी बताऊंगा कि ये कहाँ मिलेगी, बहुत जरूरी है। इसको अपन क्या कहेंगे? फैक्ट शीट। फैक्ट शीट। इस फैक्ट शीट के अंदर राम गोपाल वर्मा, जो हमारे म्यूचुअल फंड के मैनेजर है ना, वो कहेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ना लेस रिस्की कंपनीज के अंदर पैसा डालेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना इतना रिटर्न हम मार्केट के थ्रू निकाल पाए। ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया ना, एकदम किया ना। ऐसे ही म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ये होता है। अभी मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड का, हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अब सोचो, जिस आदमी की, एक तो हो गए राम गोपाल, एक हो गए बाबूलाल जी, ठीक है, तो बाबूलाल जी की रिस्क कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली राम गोपाल जी की, तो इनका ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा ना। इनकी जो कंपनी सिलेक्शन है ना, वो थोड़ी रिस्की वाली हो जाएगी, स्मॉल कैप हो जाएगी, तो इनका रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव। एकदम क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इंसेप्शन डेट। तो अपना आता है ना 12 बज गए, हैप्पी बर्थडे, वो वाला इंसेप्शन डेट। ये वो डेट है जो कि म्यूचुअल फंड का हैप्पी बर्थडे होता है। ये जिस दिन म्यूचुअल फंड पैदा हुआ, जिस दिन म्यूचुअल फंड ट्रेड होना शुरू हो गया, जिस दिन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना शुरू हो गया, पब्लिकली अवेलेबल हो गया ना, वो होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की इंसेप्शन डेट। ये इसके हवा में मत ले लेना कि हाँ भाई इंसेप्शन डेट ही तो नहीं। 1 जनवरी 2001 का जो कोई म्यूचुअल फंड है उसकी वो इंसेप्शन डेट है। तो ये काम कहाँ आएगी? ये काम आएगी कि 30 अक्टूबर 2025 पे, 25 साल हो गए इसको करीब, इस म्यूचुअल फंड को, कि इंसेप्शन डेट से लेकर आज की डेट तक इसने क्या CAGR दिया है, क्या रिटर्न डिलीवर किया है, वो किससे कैलकुलेट करोगे? कुछ ना कुछ तो शुरुआत होनी चाहिए ना। तो शुरुआत में इंसेप्शन डेट बहुत काम की होती है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट, रिटर्न सिंस इंसेप्शन डेट। अपन ने शुरुआत की, भाई ये म्यूचुअल फंड है, ये 1 जनवरी 2001 को पैदा हो गए थे, इनका हैप्पी बर्थडे था, आज 1 जनवरी 2025 हो गए। इनके अंदर जो 2010 से लेकर 2015 आया, वहां पे ना इन्होंने थोड़े कम रिटर्न डिलीवर करे। वही 2015 के बाद 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया था, तब बहुत ज्यादा रिटर्न डिलीवर करे। तो ऑन एन एवरेज इन 25 सालों के बीच में इन्होंने क्या एवरेज रिटर्न डिलीवर किया, उसका एक CAGR निकलेगा और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिटर्न सिंस इंसेप्शन।
कि वहां से लेकर आज तक ये रिटर्न दिया है भाई ने। व्हाट पॉइंट? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एनी नेगेटिव ऑफ फंड, न्यूज ऑफ फंड। देखो आज तो खैर अब जमाना बदल गया है, हम भी उसी दौर के आदमी हैं, पर पहले ना जब रिश्ते तय किया करते थे ना, आज तो स्वाइप किया रिश्ता पक्का, पर जो पुराना टाइम होता था ना उसमें ना एक परिवार का दादाजी जाते थे, सामने वाले परिवार के दादाजी से मिलते थे, उस पूरे गांव में जो उनके रिलेटिव होते थे ना उनके बारे में सारी खोजबीन करते थे कि भाई इनकी जात क्या है, गोद क्या है, इस बेटे की बहू की शादी उस परिवार में हुई है, उस परिवार से मिलने जाएंगे, एवरीथिंग वो सब लोग ना पता कर लेते थे, तब जाके एक रिश्ता तय करते थे। तो आपका जो म्यूचुअल फंड है ना, इसके साथ अगर आपका रिश्ता हो रहा है ना, तो क्या आपको भी इसके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए? सबसे जरूरी चीज, क्या आपको नेगेटिव न्यूज पता होनी चाहिए? पता होनी चाहिए ना, बिल्कुल। तो एनी नेगेटिव न्यूज आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो एआई का जमाना आ गया है, या फिर आप गूगल पे सिंपल सर्च डालोगे, कि कैसे डालोगे, HDFC स्मॉल कैप फंड प्लस नेगेटिव न्यूज, या फिर ठीक है क्या करोगे, कोई केस हो गया, ठीक है, FIR हो गई, ये कीवर्ड होते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड रिसर्च करो या कभी भी कोई स्टॉक भी सर्च करो ना, तो उसकी न्यूज का पता लगाने के लिए नहीं कीवर्ड होते हैं, कि आपने उसका नाम डाला और साथ में इन सब कीवर्ड को ऐड कर दिया। इन सब चीजों में आज आप हमसे ज्यादा समझदार हो, तो आपको वो चीज पता करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चेक फॉर रेगुलेटरी एक्शंस। रेगुलेटरी कौन है? सेबी। और किस पे रेगुलेट करेगी वो? AMC पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे। तो अब आपको ये देखना है कि AMC का जो नाम लिखोगे आप गूगल के ऊपर, और उसके प्लस में क्या लगाओगे अब यहाँ पे? सेबी एक्शन। ठीक है, अगर सेबी ने कोई एक्शन लिया होगा, कोई नोटिस जारी किया होगा, देखो कोई बड़ी बात नहीं होती कि नोटिस कर दिया, इनकम टैक्स पे फाइन लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं होती। पर समझो 1600-1700 म्यूचुअल फंड है हमारे पास, जो अपन ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, ये सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का है, कि आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड रिजेक्ट करने हैं। आपको अगर कोई से भी छोटी सी भी चीज अटपटी लग रही है ना, रिजेक्ट कर दो। इट्स गेम अबाउट ऑलमोस्ट रिजेक्शन। और ये मैं नहीं कर रहा, काफी बड़े बड़े लोग, अपने राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उनसे मैंने बात सीखी है कि वो कहते हैं कि स्टॉक ले रहे हो, म्यूचुअल फंड ले रहे हो ना, तो वो सिलेक्ट नहीं करना, आपको रिजेक्ट करने के लिए करना है। तो आप रिजेक्ट करते जाओगे तो जो बचेगा वो अच्छा ही बचेगा। समझ गए? नेक्स्ट, गुड, समझदार हो यार। नंबर ऑफ स्टॉक इन अ फंड। तो देखो भाई, ये जानना क्यों जरूरी है? ये आपको पता चल जाएगा कि आपके म्यूचुअल फंड में कितने नंबर ऑफ स्टॉक है। वो कैसे पता चलेगा? वो मैं बताऊंगा तब पता चलेगा। तब तक के लिए एकदम टाइट रहिए और इस चीज को समझिए। किसी म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, समझ गए? उस 1000 करोड़ रुपए से भाई ने ना 100 स्टॉक ले लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 100 स्टॉक में क्या उसको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? एक थ्योरी है स्टॉक मार्केट की, उसमें ना अगर आप 30 स्टॉक 35 स्टॉक से अगर ऊपर चले जाते हो ना, तो आपका ना डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाता है और रिस्क और बढ़ जाता है, कि अगर मार्केट गिरेगा ना तो एक एक इंडस्ट्री गिरना शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको वो स्टॉक्स लेने, आपको ना वो म्यूचुअल फंड पे ज्यादा फोकस करना है जहां पे नंबर ऑफ स्टॉक ना ज्यादा नहीं हो, बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं हो। समझ रहे हो? बहुत थोड़े कम हो, 20 हो, 30 हो, 35 हो, इतना चल जाएगा। पर कोई है जो कि ना 60 70 100 स्टॉक लेकर, भाई तो ट्रेड ही कर लेना, क्यों इतने लेके बने? वो तो आप भी लेके बैठ जाते हैं, निफ्टी 50 50 स्टॉक आप भी अपनी जेब में डाल के बैठ जाते हैं, आप म्यूचुअल फंड को क्यों पैसे दोगे आप? इसलिए समझ गए, नंबर ऑफ स्टॉक का पता होना बहुत जरूरी है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। समझ, देखो मेरी बात सुनो, एक कोई आदमी है, ठीक है, उसके पास ना बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब अपने पास, उसके पास ना 1000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। और एक आदमी है जिसके पास ना 500 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब मार्केट में ना बहुत तगड़ा क्रेश आ गया, समझ गए? अब जो मार्केट के अंदर क्रेश आया ना, तो अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बात तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? इसलिए 1000 करोड़ वाले को इसलिए पता नहीं चलेगा कि उसके पास 1000 करोड़ रुपए, नहीं, इसलिए पता चलेगा कि वो आदमी की जो वैल्यू है ना वो 1000 करोड़ रुपए की है। इसलिए उसके नेटवर्क भी ना, उसका जो बात करने का तरीका, उसका जो आसपास का नेटवर्क होगा, सर्किल होगा, टीम होगी ना, वो भी 1000 करोड़ रुपए के लेवल की होगी। तो वो लोग ना क्विक एक्शन ले पाएंगे। और वहीं जो 100 करोड़ संभाल रहा है, 50 करोड़ संभाल रहा है, 500 करोड़ संभाल रहा है ना, उसकी जो लेवल है वो ना उतने ही फंड के हिसाब से होगा। तो आपको क्या वो फंड नहीं चूज करना चाहिए क्या कि जिसके अंदर ना ज्यादा मैनेजमेंट हो, जिसके अंदर ज्यादा पैसा दे रहे हो लोग? वो लेस रिस्की होगा ना, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। पॉइंट नेक्स्ट, ये फंड AUM परसेंटेज ऑफ फंड टोटल AMC के अंदर मैं समझाता हूं। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को?
मैंने आपको पहली वाली वीडियो के अंदर अपन ने समझा कि एक एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एचडीएफसी है, ठीक है, ये इसकी एएमसी है। अब एएमसी ना 3 म्यूचुअल, अब देखो एएमसी कंपनी है ना, तो रुकना क्यों है, एक जगह पे कंजेस्टेड क्यों होना, जितना बिजनेस को फैलाओगे उतना बेनिफिट है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना स्मॉल कैप के अंदर भी पैसा लगाएंगे, ठीक है, मिड कैप के अंदर भी पैसा लगाएंगे और गोल्ड के अंदर भी पैसा लगाएंगे। पब्लिक ने कहा कि वेरी गुड, यू आर पीपल सो स्मार्ट। तो पब्लिक ने इनको क्या किया, 1000 करोड़ रुपए दे दिए। अब आपने डिसाइड किया कि आप ना इसके स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगाओगे, ठीक है। अब आपने देखा कि यार 1000 करोड़ रुपए इसके पास टोटल है, 1000 करोड़। अजय भाई ने बोला, मॉनेटरी शास्त्र के ऊपर बोला कि ना 1000 करोड़ रुपए का तो आदमी कम से कम होना ही चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज बेटर होंगे। तो 1000 करोड़ रुपए में से इसने सिर्फ ना 50 करोड़ रुपए से ही ये स्मॉल कैप चला रहा है, बाकी जो 950 करोड़ रुपए बचे हैं ना, वो इन दोनों में लगा दिया। तो आपको लगता है कि फिर आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए पैसा? नहीं डालना चाहिए ना। भले ही इसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, पर जिसमें आपको पैसा लगाना उसके अंदर से कम रिस्क ले रहा है ना, उसके अंदर तो कम पैसा मैनेज कर रहा है, समझ गए। तो ये परसेंटेज होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जितना पैसा है, उतने पैसे में का जो कुछ परसेंटेज है ना, वो आप वाले म्यूचुअल फंड में कितना है, समझ रहे हो। अब मैं समझाता हूं, ये ऐसे ही है कि ये एएमसी ना, ये समझो कि ये मम्मी है, ठीक है, और इसका ना एक फेवरेट चाइल्ड होगा, ठीक है, ABC। इसका जो फेवरेट चाइल्ड होगा ना, उस पर ये ज्यादा पैसा लगाएगा, उसके अंदर ज्यादा वेट खेलेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा। अपने से ज्यादा समझदार है ना यार सामने वाला, समझ रहे हो। तो उसको पता है कि किधर ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो अपने को भी ना उधर ही पैसा लगाना जिधर ज्यादा प्रॉफिट हो। इस मम्मी के लाडले बेटे के ऊपर पैसा लगाना अपने, समझ गया भाई, वेरी गुड, एकदम क्लियर हो। अब आता है एक्सपेंस रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है खर्चे का है कुछ ना कुछ लफड़ा। तो भाई देखो, आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया कि भाई हमने मॉनेटरी शास्त्र के ऊपर म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सीखा, और उस पर सीखने के बाद ना तू बढ़िया पैसा संभालता, मैंने तुझे अपना 1 करोड़ रुपए दिया। उसने कहा, म्यूचुअल फंड ने कहा कि बहुत बढ़िया, तुम समझदार आदमी हो, सही चीज को फॉलो करते हो, और उस चीज से सीख के तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए तो दे दिया, ठीक है। फिर आप उससे पूछते हो कि यार भाई एक बात बता, मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए दिया, उसने कहा दिया, अगले साल तुम मुझे 15% बना के दोगे, मतलब 1 करोड़ 15 लाख। वो कहेगा बिल्कुल दूंगा। तो फिर तेरा फायदा क्या, तेरा बेनिफिट कैसे? फिर वो मैं बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ, वो नहीं समझाएगा। वो कैसे समझाएगा ना, कि किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो जो आपने कैपिटल उसको दिया है ना, मान लेते अभी अपने वाले केस में 1 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ रुपए का 1%, 1 लाख रुपए ये चार्ज करेगा। ये होता है एक्सपेंस रेशियो। उसका भी तो यार धंधा है ना, वो भी तो पूरी रिसर्च की टीम बैठा ये रख रहा है, वो भी तो क्विक एक्शन ले रहा है, रेगुलेटरीज के से बंधा हुआ है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट लेगा ना। तो बेनिफिट किससे लेगा? वो लेगा एक्सपेंस रेशियो से। तो अब आपको क्या करना है इससे, इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है? ये जो भी मैं बता रहा हूँ नहीं, क्या ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपको इस इंफॉर्मेशन को अपने एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ये मैंने इंफॉर्मेशन बता दी, अब आपका एक्शन क्या होगा कि आप जो 5 म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया, भाई एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप, ठीक है, आईसीआई का स्मॉल कैप सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर अजय मैंने बताया जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम हो उसके अंदर आपको पैसा लगाना है। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए ना, कि आप चार्ज कम दो ना, क्योंकि देखो पहले साल ना आप परसेंट के अंदर देखा जाए 1% चार्ज दे रहे हो, 1 लाख रुपए चार्ज दे रहे हो, ठीक है। पर इन द फ्यूचर आपका ये 1 करोड़ 10 बनेगा, 10 के बाद 100 बनेगा। आपको ये तो पता होगा कि कितना जल्दी सीएजीआर, अगर ठीक सीएजीआर होना तो कितना जल्दी कंपाउंड होता है पैसा। 100 करोड़ बनेगा, तो अब देखो ना 100 करोड़ रुपए का 1% कटेगा कुछ सालों बाद। तो आप करने पहले 1 लाख कट रहा था, अब 1 करोड़ कटना शुरू हो जाएगा। तो 1% भी बहुत मैटर करता है हर एक इंडस्ट्री में, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा। इसलिए छोटी से छोटी चीजों को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि 1% ही तो है, दे देते नहीं, पहले पूरी रिसर्च करो। नेक्स्ट, टर्नओवर रेशियो, ये भी बढ़िया है, ये स्टॉक्स की अदला बदली का है। मैं समझाता हूँ कि देखो एक म्यूचुअल फंड था, ठीक है, ये देखते हैं राम गोपाल। देखो राम में क्यों लेता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, राम नाम ही प्यारा है यार, ठीक है। देखो राम गोपाल वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, इसको ना मैं मिटा देता हूँ यार, राइटिंग थोड़ी बेकार है पर चला सकते हैं। ये राम नाम का एक व्यक्ति है जिसने ना 1 जनवरी, ठीक है, 2025 के में अपने पोर्टफोलियो के अंदर 100 स्टॉक लिए, ठीक है। अब क्या हुआ ना, आपने 100 स्टॉक दिए, आपने 100 स्टॉक्स का नाम याद कर लिया कि मैंने ना इस राम गोपाल वर्मा को अपने 100 स्टॉक दिए, 1 करोड़ रुपए मैंने इसको दिए हैं, उसके अंदर से ना उस 1 करोड़ रुपए का यूज करके इसने ये 100 स्टॉक खरीदे हैं। एग्जैक्टली आपने उसको लिस्ट को प्रिंट करा लिया, फोल्ड करके अपनी जेब के अंदर रख लिया, दैट्स इट। अब आया 31 दिसंबर 2025, आपने वो लिस्ट निकाली और म्यूचुअल फंड की लिस्ट निकाली कि म्यूचुअल फंड ने अभी 100 स्टॉक कौन से
कौन से 100 स्टॉक ले रखे हैं, तो आप जब उस लिस्ट को मैच करोगे ना तो कुछ ऐसा होगा कि जो उसने शुरुआत में स्टॉक खरीद रखे थे ना उनको उसने बेच दिया और कुछ नए स्टॉक खरीद लिए। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ है तो पॉज करो, फिर से जाके देखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले जो स्टॉक्स थे उसके अंदर से एंड ऑफ द ईयर ना वो कुछ स्टॉक्स को बेच चुका होगा और उनकी बजाय ना दूसरे स्टॉक ले लिया होगा। क्यों? ताकि आपका प्रॉफिट कर सके। एग्जैक्टली तो जितने परसेंटेज के अंदर वो स्टॉक्स की अदला बदली करेगा, जो 100 स्टॉक थे मान लेते हैं कि उसने 30 स्टॉक्स को चेंज कर दिया और नए 30 स्टॉक खरीद ली, तो इसका जो टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, वो 30% हो जाएगा 100 स्टॉक्स में से। मुझे लगता है ये एकदम क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बच सकता। दबा के लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। सॉरी, वापस आते हैं, मैं थोड़ा मीम में इधर उधर चला जाता हूँ। अब ये तो अपनी शीट पूरी हो गई, अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, वहां पे मैं समझाता हूँ कि आप इन सभी चीजों को कैसे एनालाइज करोगे। और उससे भी जरूरी चीज, मैं आपको ना एक चेकलिस्ट दूंगा, एक्सेल शीट की एक चेकलिस्ट दूंगा जिनका, पहले उस पर चलता हूँ यार, उस पर आप बेटर समझोगे। ठीक है, ये वो चेकलिस्ट है। अब ये चेकलिस्ट जरूरी क्यों है? इस चेकलिस्ट के अंदर हर एक वो चीज मेंशन है जो कि म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले या उसको एनालाइज करने के प्रोसेस के थ्रू ना इन सभी पॉइंट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अगर आप इन सभी पॉइंट के थ्रू गुजर गए ना तो आप कहीं मात खा ही नहीं सकते। आपको हर एक चीज उसकी नफ्स पता होगी आपके म्यूचुअल फंड की। ये वो चेकलिस्ट है, इसको मैं ना इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको जरूर देखना और इसको ना अपने ऊपर अप्लाई करना। अपने ऊपर नहीं, ऐसे शीट को लेके सोना नहीं है, अपने ऊपर अप्लाई करने का मतलब शीट को लेना है, म्यूचुअल फंड के अंदर एनालाइज करना है कि हाँ भाई इसका टर्नओवर रेशियो 1% से कम है, 1% है, ये बहुत बढ़िया है, इसमें मार्क कर दिया, ये बहुत बढ़िया है, ऐसे इसको काम में लेना है। और उसके लिए ना मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगा अपनी टीम का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये शीट बनाई है। और उससे भी कमाल की चीज़ बताऊँ ना, शीट में एक जादू है कि जैसे आपने ना यहाँ पे ना कर्मा पॉइंट है, ये मैंने मेरे एक मेंटोर से सीखा है कि हर चीज़ का एक कर्मा पॉइंट होता है। आपने ना अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फंड है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल कैप में पैसा लगना चाहिए, पैसा जल्दी बनना चाहिए, और उस म्यूचुअल फंड का भी ऑब्जेक्टिव यही है। आपका और उसका ऑब्जेक्टिव मैच हो गया, आपने इसको एक पॉइंट दे दिया, मेंशन कर दिया। आप हर एक चीज में इसको पॉइंट देते जाओगे। अगर जैसे आपका वो पॉइंट मैच कैसे, अब देखो इंसेप्शन डेट में क्या होगा, आप देखोगे यार म्यूचुअल फंड 2023 में तो शुरू हुआ है। म्यूचुअल फंड आपको लगता है कि जो देखो जिसकी हिस्ट्री नहीं है ना, आप उसका फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर देखने के लिए ना उसकी हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, उसकी कहानी होना बहुत जरूरी है। और किसी म्यूचुअल फंड की कहानी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, तो उसका फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे आप? इसलिए अब जैसे कोई स्टॉक कोई म्यूचुअल फंड है जिसकी ना इंसेप्शन डेट ही भी 2 साल पहले की है, आपको पसंद आएगा? मुझे पर्सनली नहीं आएगा, अभी तो शुरू हुआ है यार भाई। तो उसमें मैंने क्या किया, 0 मेंशन कर दिया। ऐसे आप हर एक चीज को 0 या 1 में पॉइंट देते जाओगे और यहाँ पे सब टोटल देख लेना। अगली बार की जो वीडियो है या इसी वीडियो के कमेंट में ना आपने जो भी एनालाइज किया है, आप प्लीज उसकी समरी बना के अपलोड करना, अपनी ड्राइव फाइल अपलोड कर देना ना। मैं उसको पर्सनली उसको रिव्यू करूंगा और आपके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपने काम वाली बात पे। ये वो वेबसाइट है जहां से आपको म्यूचुअल फंड की हर एक वो टर्मिनोलॉजी मिलेगी जो कि आज की वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है। ये रुपी वेस्ट करके वेबसाइट है, आपको लॉगिन वोगिन नहीं करना, प्रमोशन नहीं है, अपने को प्रमोशन वैसे देगा भी कौन अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे जो फंड मिल रहा है मैं वही खोल रहा हूँ, मुझे इससे प्यार नहीं है, मेरा इसमें पैसे लगे हुए नहीं है। इसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है, मैंने बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट शीट। अब आपको आज घर जाने के बाद कसम खा लेनी है कि मैंने मॉनेटरी शास्त्र की वीडियो देखी है और मैं कसम खाता हूं कि किसी भी 2 से 5 म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट को तो रीड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि अब इस शीट के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आए। अब देखो ये क्या है, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैंने 7,000 करोड़ की संभाल रही, 7,600 करोड़ रुपए संभाल रही, तो कंपनी में दम है ना यार। 7,000 करोड़ की वैल्यू रखता होगा जो सामने वाला संभाल रहा है, उसके रिसोर्सेज भी वैसे होंगे, कनेक्शन भी वैसे होंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो अपन ने समझ लिया, टर्नओवर रेशियो अपन ने समझ लिया, हर एक वो चीज अपन ने समझ लिया। जो बची है उसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो आप क्या करोगे, आप 2 से 5 म्यूचुअल फंड की ऐसे ही फैक्ट शीट पढ़ोगे और रिव्यू करोगे और मेंशन कमेंट में लिख के बताओगे। हाँ, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। इसमें मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा काम है यहाँ पे हर एक वो चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर करना जो कि मैंने सीखी है, ताकि आप हर्ड मेंटेलिटी से बाहर आ पाओ, अपना क्विक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ और आप औरों से बेहतर बन पाओ। वेरी गुड। अपन ने एक्सपेंस रेशियो देख लिया कि एक्सपेंस रेशियो क्या होगा कि आपने जो पैसा उसमें लगाया है उसका इतना % वो कट कर लेगा, वो उसका प्रॉफिट है। टर्नओवर रेशियो अपन ने देख लिया कि ये 31% स्टॉक ऐसे होंगे जिनको ये एंड ऑफ द ईयर ना चेंज कर चुका होगा। एग्जिट लोड,
एग्जिट लोड क्या होता है ना कि आपने ना पैसा आज लगा दिया और आपने ना 2 हफ्ते बाद म्यूचुअल फंड वाले को फोन किया कि राम गोपाल सर यार मुझे ना पापा ने डांट लगा दी कि तू मेरे पैसे डुबो देगा, तो तू मेरे पैसे ना म्यूचुअल फंड से वापस निकाल दे। तो राम गोपाल जी इधर से कहते हैं कि देखो बाबू मोशाय, आप ना इतना जल्दी पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसा निकालना है, निकालने के लिए मना नहीं करूंगा, अगर आपने अभी पैसा दिया हाथों हाथ निकाल लोगे ना तो हमारे भी ना कुछ चार्जेस है। वो चार्जेस क्या है? वो 1% है। आपने जो पैसा दिया उसका 1% म्यूचुअल फंड काट सकता है। ये पहले ही डिस्क्राइब कर रहा है ना यार, वो गलत थोड़ी कर रहा है। अगला लॉक इन पीरियड, इसके अंदर लॉक इन पीरियड 0 है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आपने पैसा दिया और लॉक इन पीरियड जैसे 3 महीने का है, तो आप 3 महीने तक ना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। ये म्यूचुअल फंड अपनी सेफ्टी के लिए इसलिए करता ना कि लॉक इन पीरियड क्यों रखेगा, ताकि भाई उसको ना, अब जैसे आपने फटाफट पैसा डिमांड कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, उसको वो स्टॉक सेल करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, और अगर वो लॉस में है तो लॉस बुक करना पड़ेगा, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन म्यूचुअल फंड को फेस नहीं करनी पड़े, इसलिए ये होता है। इंसेप्शन डेट ऑफ बर्थ अपन ने देख ली, रिटर्न सिंस इंसेप्शन ये अपन ने देख लिया। एसआईपी आप कितने से शुरू कर सकते हो और लमसम आप कितना अमाउंट एक बार में डाल सकते हो, ये यहाँ से शुरू होता है, इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। फंड टाइप ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है कि आप कभी भी पैसा डालो, कभी भी पैसा निकालो। क्लोज फंड क्या होता है कि आप ना स्पेसिफिक टाइम होता है उनका कि 1 महीना, 15 दिन, 2 साल के बाद 15 दिन ऐसे आएंगे ना, तब सिर्फ आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है, और ऐसा टाइम आएगा तब आप पैसा निकाल सकते हो। तो वो फंड टाइप होता है कि ये कौन सा ओपन एंडेड है। समझ गए? आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर होगी। आप इस वेबसाइट पे जाइए, 10 से 15 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और मुझे वापस लिख के बताइए। तो अपन ने हर एक चीज़ को सीख लिया है, टर्मिनोलॉजीज को ज़्यादातर अपन ने पढ़ लिया है, बची हुई को अपन आगे पढ़ेंगे। ये जो वीडियो एंड हो रही है, ठीक है, अपन एंड वीडियो के आसपास पहुंच गए। अगर सबसे पहले तो आप यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब भाई हेड्स ऑफ आपके लिए। आप में सच में सीखने की चाह है, और अगर उस सीखने की चाह के अंदर हमने कोई कमी छोड़ी है या ऐसी कोई सी भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप बेझिझक कमेंट लिखो, अपना नंबर डाल देना, ईमेल डाल देना, और मेरा जो ईमेल आईडी है वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो कि अजय भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे ऐसे वैसे समझा दो, मैं पर्सनली आपको बैठ के समझाऊंगा। कि गारंटी है अपने मॉनेटरी शास्त्र की, समझिए आप। तो बस मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। दिस इज अजय चौधरी साइनिंग ऑफ।